एपिसोड 40। सॉरी, मैं ये लिबास नहीं पहन सकती। मेरे पास अपने कपड़े मौजूद हैं और मैं इन कपड़ों में खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ। जूलियट ने मुलाजमा के लाए हुए मलबूसात पर एक निगाह गलत डाली और ठोस लहजे में अपना फैसला सुना दिया। पर मिस जी, ये तो इधर हवेली का रिवाज है। आपा बेगम का हुक्म है कि जनान खाने में कोई क्रिस्टानों के लिबास में नजर न आए। नौमर मुलाजमा ने उसे हवेली के एक ऐसे उसूल से आगाह किया जिससे वो पहले ही वाकिफ थी। आखिर उसकी माँ ने भी तो सब कुछ सहा था, लेकिन वो जोसेफिन नहीं, जूलियट थी, जिसकी रगों में इसी खानदान का खून दौड़ रहा था और वो खुद में इन लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत पाती थी। मैंने कह दिया ना कि मैं ये लिबास नहीं पहनूंगी। जाकर अपनी आपा बेगम को इत्तला दे दो, उसने सख्ती से कहा। उन्हों बहुत उसूलों वाले हैं मिस जी, आप उनकी बात से इनकार न करो, वरना आपकी नौकरी चली जाएगी। ये नौकरी मुझे नवाबजादा साहब ने दी है और उन्होंने मेरे सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। वो तो सिर्फ आपकी काबिलियत जांचे होंगे ना, पर जनान खाने के उसूल आपा बेगम भी बताते हैं। इस सूरत में मैं नवाबजादा साहब से एक मुलाकात करना चाहूंगी। मुलाजमा बेबसी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद सरवरी उसके सामने थी। उसकी माँ के ज़माने की कम उम्र सरवरी अब हवेली में वही मकाम हासिल कर चुकी थी जो कभी अक्का बेगम का हुआ करता था। वो यहाँ मौजूद मुलाजमाओं की निगरान थी और उसका बेगमात में खासा असर और रसूख समझा जाता था। सरवरी ने भी उससे तकरीबन वही सारी बातें की जो इससे पहले मुलाजमा कर चुकी थी। जवाब में उसने भी नवाबजादा असदुल्ला से मुलाकात का मुतालबा दोहरा दिया। नाचार सरवरी ने उस मुलाकात का एहतमाम करवा दिया। वो पूरे एतमाद से मुलाकात के लिए जा पहुंची। उस वक्त असदुल्ला तन्हा नहीं थे, उनके साथ दो जवान उम्र के हजरात भी बैठे हुए थे। असदुल्ला ने उसे पहले बैठने की जगह दी और फिर उन दोनों से उसका तारुफ करवाया। ये हसीबुल्ला हैं, हमारे बड़े भतीजे और आपकी शागिर्द महानूर के वालिद। पहले उन्होंने अपने दाएं जानिब बैठे कुर्ते पजामे में मलबूस शख्स का तारुफ कराया। हसीबुल्ला के चेहरे के नकूश गवाही दे रहे थे कि वो इसी हवेली के फर्द हैं। अलबत्ता असदुल्ला के बाएं जानिब जो जवान बैठा था वो बहुत मुख्तलिफ था। मजबूत काठी, बेपना गोरी रंगत, सुनहरी बाल और चेहरे के नकूश से झलकता खुरदुरापन। वो अपने हुलिये से इस खित्ते का बासी ही नहीं लग रहा था। ये आसिफ खान है, हमारे अजीज दोस्त वासिफ खान के साहबजादे, पेशावर से तशरीफ लाए हैं और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। असदुल्ला के करवाए तारुफ ने उसके अंदाजे की तस्दीक कर दी। उसने दोनों हजरात से सरसरी अलैक सलैक की और असदुल्ला की तरफ मुतवज्जो हो गई। सरवरी ने बताया कि आप किसी अहम मसले पर हमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। फरमाइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मसला कोई नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा है। अगर यहाँ मुलाजमत के कुछ उसूल थे तो तकर्रुरी के वक्त आपको मुझे उनके बारे में आगाह करना चाहिए था। ऐसा कोई उसूल जिससे मेरी शख्सी आज़ादी पर हर्फ आए मेरे लिए कतई नाकाबिल कबूल है। मैंने यहाँ बतौर मौलमा मुलाजमत इख्तियार की है और मैं इस बात की पाबंद हूँ कि वक्त मुकर्रर पर नवाबजादी साहिबा को बेहतरीन तालीम दूँ। मेरी इस खिदमत के अलावा किसी को मेरे किसी अमल पर पाबंदी लगाने या शराइत रखने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मेरा लिबास, खाना पीना और सोने जागने के औकात कतई मेरे ज़ाती मामलात हैं और इन मामलात में किसी की दखल अंदाजी को मैं अपनी शख्सी आज़ादी पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ तस्वुर करती हूँ। उसे इल्म था कि सरवरी ने असदुल्ला को मसले की नौयत से भी आगाह कर दिया होगा, चनाचे खुलकर एक ही बार उनसे बात करने का फैसला कर लिया। वो इस हवेली के उसूलों से वाकिफ थी और उन पर ज़रब लगाने का फैसला करके आई थी। असल में जनान खाने का सारा इंतज़ाम हमारी फुप्पी बेगम के हाथों में ही है और वो ज़रा कदामत पसंद खातून है। उनका ख्याल है कि हवेली की ख़वातीन पर किसी दूसरी तहजीब का असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो इस किस्म की पाबंदियाँ आयद करती हैं और उमूमन कोई उनसे इख्तलाफ भी नहीं करता। इसलिए हमने आपसे खुसूसन इन मामलात पर गुफ्तगू नहीं की थी। अगर आपको उनका खौफ दुरुस्त लगता है तो आपको चाहिए कि अपनी ही बिरादरी से किसी को उस मुलाजमत के लिए मुंतखब करें, क्योंकि सिर्फ लिबास बदल लेने से किसी के नज़रियात तो नहीं बदल सकते। असल चीज़ तो मेरे ख्याल और अफकार हैं जो मैं इतनी आसानी से नवाबजादी के जहन में मुंतकिल कर सकती हूँ कि किसी को खबर भी नहीं होगी। उसने दलील दी जिसने वहाँ मौजूद तीनों ही हजरात को मुतासर किया और वो दिलचस्प नज़रों से उसे देखने लगे। फिर असदुल्ला बोले, आपने वो मक़ूला तो सुना होगा कि रोम में रहकर रोमी बन जाओ, तो बस आप भी ऐसे ही करें। बहस से तो मसाइल बढ़ते हैं। मैं इस किस्म के समझौतों की कायल नहीं और ना ही बहस कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रही हूँ। आपको हक़ हासिल है कि इसे रद्द करके अपना फ़ैसला सुना दें, उसने मजबूत लहजे में कहा। तो उसकी बात पर असदुल्ला के चेहरे की रंगत ज़रा सी बदली, आंखों में भी हैरत दिखाई देने लगी। ये जो आसिफ खान साहब हैं, आपके दोस्त के साहबजादे, ये भी तो हवेली में राइश लिबास से मुख्तलिफ लिबास पहने हुए हैं। इन्हें आपने रूम में रहकर रूमी बनने का मशवरा क्यों नहीं दिया?
जूलियट ने उनकी कैफियत भांपी और एक और ज़रब लगाई। उसके इस अंदाज पर खुले पांचों की घेरदार शलवार कमीज और वास्कट में मलबूस आसिफ खान के होंठ घनी मूंछों तले बेसाख्तगी से मुस्कुरा उठे। हसीबुल्ला ने भी अपनी जगह पहलू बदला और जरा सा खनकार कर बोले, मिस जोसेफ की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है चचा जान। हम इनकी शख्सी आज़ादी सल्ब करने का हक नहीं रखते, और अगर हमारा ऐसा कोई मुतालबा था तो इन्हें मुलाजमत पर रखते वक्त हमें इन्हें आगाह करना चाहिए था। अब ऐसी को पाबंदी लगाना अखलाकियात के मुनाफी है। हम भी इनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं, लेकिन फुप्पी बेगम इसे अपनी अना का मसला बना लेंगी। असदुल्ला ने असल मसले की तरफ निशानदेही की। उन्हें कायल करना हमारा काम है, उनका जिम्मा हम लेते हैं। हसीबुल्ला ने गोया मसला हल कर दिया। तो फिर ठीक है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं। असदुल्ला बोले और जूलियट यूं मुस्कुराई जैसे उसने कोई महाज जीत लिया हो। उसकी मुस्कुराहट ने असदुल्ला के दिल में चुटकी सी ली और बेसाख्ता ही वो गुलाब की पंखड़ी के से होठ याद आए जो मुस्कुराते थे तो उनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाया करती थी। दीपक होटल में इस वक्त एक हंगामा बपा था। फारूक जख्म खाए शेर की तरह दौड़ रहा था। वो मुतहम्मिल मिजाज आदमी था और बुलंद आवाज़ से शाज़ी बात करता था, लेकिन इस वक्त हादसा ही ऐसा बीता था कि उसकी सारी मुतहम्मिल मिजाजी और धीमापन उड़नछू हो गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि कैथराइन, जिसे उसने अपनी बहन का दर्जा दे रखा था और उसे अपनी जिम्मेदारी समझता था, पुरस्रार तौर पर गायब हो चुकी थी और उसका कोई अता पता भी नहीं था। फारूक ने उसे कमरे से गायब पाकर सबसे पहले इस्तकबालिया से राब्ता किया, लेकिन वहां से कैथराइन के सिलसिले में लाइलमी का इजहार किया गया। होटल के दरबान और बैरों में से किसी को भी इल्म ना था कि उसके साथ क्या बीती है। उनमें से किसी ने उसे होटल से बाहर जाते नहीं देखा था और ना ही किसी को किसी ऐसे शख्स का इल्म था जो कैथराइन के कमरे में मुलाकात के लिए गया हो। ये सूरत हाल सख्त मखदूश थी। फारूक ने इंतजामिया को इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया और सख्ती से अमले के साथ बासपुरस करने लगा। इस मौके पर मैनेजर अनुपम उसके मुकाबले आ गया और अपने होटल का दिफा करते हुए बोला, देखिए मिस्टर, मेरे अमले में से किसी को इल्म नहीं है कि आपकी साथी खातून कहाँ गई हैं। मुमकिन है वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो और कुछ देर में खुद वापस आ जाए। ऐसे में आपका ये रवैया होटल के अमले के साथ ज्यादती तस्वुर किया जाएगा। सूट के साथ मैचिंग टाई लगाए मैनेजर ने शायद फारूक को मरूब करने के लिए अंग्रेजी में ये जुमले अदा किए, मेरी साथी के जूते कमरे में मौजूद है और बगैर जूतों के जाहिर है वो कहीं नहीं जा सकती। फारूक ने उसे घूरते हुए बजुबान अंग्रेजी ही जवाब दिया, हो सकता है उनके पास जूतों की कोई दूसरी जोड़ी भी मौजूद हो और वो उसे पहनकर बाहर गई हो। मैनेजर ने दलील दी जो काबिल कबूल समझी जा सकती थी, लेकिन फारूक ने कैथराइन के जूतों को जिस बेतरतीबी से कमरे में इधर उधर पड़ा देखा था वो उसके मिजाज से कतई खिलाफ था। फिर कमरे का दरवाज़ा भी मुकफ़्फ़ल नहीं था। अगर कैथराइन खुद कहीं जाती तो दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल करने के बाद चाबी इस्तकबालिया पर देकर जाती। उसने मैनेजर को ये दलाइल दिए तो वो पल भर के लिए खामोश हो गया, लेकिन फिर दोबारा खम ठोककर मैदान में उतरा और बेरुखी से बोला, फर्ज कर लें कि आपकी साथी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, तब भी होटल इंतजामिया इस सिलसिले में जिम्मेदार नहीं है। खातून के इस तरह अगवा होने के पीछे यकीनन आपकी किसी दुश्मनी का हाथ होगा और हम अपने ग्राहकों को सिर्फ यहाँ क़याम व तौम की सहूलत फराहम करने के पाबंद हैं। उन्हें उनके दुश्मनों से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह की बातें करके तुम खुद को बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि मेरी साथी किसी पुरानी दुश्मनी का निशाना बनी है, फिर भी होटल की इंतजामिया को अपने होटल की हदूद में पेश आने वाले वाक़यात और हादसात का इल्म होना चाहिए। मेरी साथी एक जवान लड़की थी, कोई मक्खी नहीं जिसे ले जाने वाला माचिस के डिब्बे में बंद करके ले गया होगा। अगर उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया है तो लाजमन कुछ लोगों को इस वाक़े का ऐनी शाहिद होना चाहिए था, लेकिन ऐनी शाहिद के ना होने से ये गुमान होता है कि होटल के अमले में से कुछ लोग अगवाकारों के साथ मिले हुए थे जिन्होंने मेरी साथी को खुफिया तौर पर गायब करने में दुश्मनों का साथ दिया, और मुझे वो लोग दरकार है जिन्होंने ये काम करने में मदद दी है। फारूक काउंटर पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया तो लकड़ी के काउंटर पर रखी चीजें अपनी जगह से हिल गईं। एक खूबसूरत नीले रंग का गुरदान लुढ़क कर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। अपना यार बिल्कुल ठीक बोलता है मैनेजर, अपने को तुम्हारे स्टाफ में से साला वो कमीना लोग निकाल कर दो, अपन उनके हलक से खुद ही लड़की का पता निकलवा लेगा। गुलदान टूटने पर गुस्से से दांत किचकिचाता मैनेजर फारूक को कुछ सख्त बात कहने ही वाला था कि उसने फारूक की पुश्त पर खड़े अब्दुल को देखा और अब्दुल की जुबान से निकले कलमात ने उसे लर्जा के रख दिया। अब्दुल के आदमी शहर के हर काबिल जिक्र मकाम पर मौजूद रहते थे, इसलिए शहर में होने वाले हर अहम वाक़े की इत्तला उस तक पहुंच जाती थी। दीपक होटल में भी उसके 2 आदमी मौजूद थे, जिनमें से एक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहीं रुक गया था, जबकि दूसरे ने बर्क रफ्तारी से अड्डे पर इत्तला पहुंचा दी। नतीजतन अब्दुल यहाँ मौजूद था। सब लोग तुम्हारे सामने दादा, मैं किसका नाम लूं? अब्दुल को सामने पाकर मैनेजर का सारा करोफा रुखसत हो गया और वो घिघियाते हुए बोला, बस तो फिर अपना मुंह बंद रखना, लड़की को हम खुद तलाश कर लेंगे।
عبداللہ سے تنبیہ کی اور بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ اس کی ہدایت پر انہوں نے سب سے پہلے ہوٹل کے خارجی راستے بند کیے اور پھر ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ اس عمل پر کئی مسافروں نے احتجاج بھی کیا، لیکن مینیجر انہیں سمجھاتا بجھاتا رہا اور دلیل دی کہ یہ لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے اور اگر ہم نے پولیس کو کال کی تب وہ بھی یہی سب کرے گی۔ لوگ قائل ہوئے یا نہیں، لیکن عبدل اور اس کے ساتھیوں کی دہشت کے باعث انہیں تعاون کرنا پڑا۔ عبدل اپنے ساتھ شاید آدھے سے زیادہ اڈے کے لوگ اٹھا لائے تھا، چنانچہ تلاشی کا کام بہت تیزی سے ہو رہا تھا۔ اس کام کے دوران ہوٹل کے تمام بیروں، باورچی اور دیگر ملازمین کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فکر نہ کرو فاروق استاد، تمہاری ساتھی کو صحیح سلامت تمہارے حوالے کرنا عبدل کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آدمی اس ہوٹل کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، آس پاس بھی بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، سب کتوں کی طرح بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ لڑکی در سے نکلی ہے تو میرے بندوں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ عبدل نے بے چین فاروق کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ جواب میں فاروق صرف ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ موجود اکبر بھی اس صورتحال پر متوحش تھا اور بار بار فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے اسے خاموش تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبدل کے آدمی تیزی سے تلاشی کا عمل جاری رکھے ہوئے لمحہ بہ لمحہ اس تک اطلاعات بھی پہنچا رہے تھے۔ ابھی تک کیتھرائن کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے تو بول دو، ورنہ بعد میں اپن بخشے گا نہیں۔ عبدل نے ایک جگہ جمع کیے گئے جملہ اسٹاف کو دھمکی دی، جس پر کئی چہروں پر زردی چھا گئی، تاہم زبان سے کوئی کچھ نہ بولا۔ غم و غصے میں بل کھاتا فاروق بھی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک ایک کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً سبھی خوفزدہ تھے، شاید انہیں ڈر تھا کہ عبدل ان سے لڑکی کا پتہ اگلوانے کے لیے ان پر تشدد کرے گا۔ ان خوفزدہ چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے فاروق کی نظر 20-22 سال کے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ بیرے کی وردی میں تھا اور بار بار اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ بے خودی کی کیفیت میں اس عمل کو جاری رکھے اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ ایسا کرنے سے اس کا نچلا ہونٹ بری طرح مجروح ہو گیا ہے اور ہونٹ سے خون کی سرخی چھلک رہی ہے۔ فاروق اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور تیر کی طرح جھپٹ کر اس لڑکے کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے گریبان کے سارے بٹن ٹوٹ گئے اور کھلے گریبان سے اس کا اوریا سینہ جھلکنے لگا۔ کہاں ہے میری ساتھی؟ جلدی بتا، ورنہ تیری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ فاروق نے اسے مہلت دیے بغیر ایک طوفانی گھونسا اس کے دائیں جبڑے پہ رسید کیا۔ گھونسا اتنا زوردار تھا کہ اس نوجوان کا جبڑا ہل کر رہ گیا اور منہ سے خون بہنے لگا۔ بہتے ہوئے خون کے ساتھ 2 عدد ٹوٹے ہوئے دانت بھی تھے۔ زبان تو تجھے کھولنی ہوگی، ورنہ میں تیرا ایک ایک جوڑ کھول کے رکھ دوں گا۔ اس بار فاروق نے اس کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے یقیناً اس کی کلائی کا جوڑ کھل گیا تھا، کیونکہ نوجوان بیرے نے اس بار بالکل کسی ذبح ہوتے بکرے کی جیسی چیخ ماری تھی۔ اس کی دلدوز چیخ سن کر عبدل کے روب کے باعث صبح بندی اختیار کر لینے والا مینیجر ولبلا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور عبدل کے قریب جا کر بولا، اس وحشی کو روکو دادا، ورنہ اس بیچارے ویٹر کی جان لے لے گا۔ وہ تیرے باپ کا سگا ہے جو تیرے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے۔ عبدل نے مینیجر کو گھورا تو وہ کھسیا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عبدل دلچسپی سے فاروق کی کارروائی دیکھنے لگا۔ اب فاروق نے ویٹر کی گردن کو اپنی آہنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ گردن اس تکنیک سے پکڑی گئی تھی کہ سانس کی نالی پر زیادہ دباؤ نہیں آ رہا تھا، لیکن ویٹر کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی گردن کو پیچھے سے کسی آہنی شکنجے نے جکڑ لیا ہو۔ اب بھی نہیں بولا نا تو گردن کو وہ جھٹکا دوں گا کہ تیری جان نہیں نکلے گی، لیکن مرتے دم تک مردوں سے بھی بدتر حال میں بستر پر پڑا رہے گا۔ فاروق کی غراہٹ میں کوئی ایسی بات تھی کہ نوجوان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور وہ بلک بلک کر اس سے معافی طلب کرنے لگا۔ پہلے میری بہن کا پتہ بتا۔ لانڈری میں میلے کپڑوں کے نیچے، نوجوان پیرے نے لرزتی آواز میں بتایا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاید یہ بے ہوشی ارادتاً اختیار کی گئی تھی۔ فاروق کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ اس نے لاپرواہی سے اس کی گردن چھوڑی، نتیجتاً وہ دھڑام سے پکے فرش پر گر گیا۔ فاروق نے اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر مینیجر کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا اور مستعدی سے بولا، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو لانڈری تک لے چلتا ہوں۔ فاروق، اکبر اور عبدل کے چند ساتھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ بے ہوش ویٹر کو عبدل کے 2 ساتھیوں نے اس کے اشارے پر اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ فاروق اور اس کے ساتھی مینیجر کی رہنمائی میں لانڈری والے حصے کی طرف بڑھے۔ یہ حصہ زیر زمین تہخانے میں بنایا گیا تھا۔ یہاں ہوٹل کے عملے کے علاوہ مسافروں کی خواہش کے مطابق ان کے کپڑے دھونے کا مکمل انتظام تھا، لیکن بڑی تعداد بستر کی چادروں، تکیہ غلاف اور پردوں وغیرہ کی تھی۔ یہ چیزیں ایک ڈھیر کی صورت میں ایک جگہ جمع کی گئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کے بڑے بڑے شیلف بھی بنے ہوئے تھے جن میں دھلی ہوئی چادریں اور پردے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ دیپک ہوٹل کلکتہ کے اچھے ہوٹلوں میں سے ایک تھا اور یہاں صفائی کا خاص اہتمام رکھا جاتا تھا۔ بستروں کی چادریں اور تکیوں کے غلاف روزانہ تبدیل کیے جاتے تھے۔ غسل خانوں میں استعمال ہونے والے تولیے بھی ہمیشہ صاف ستھری حالت میں ملتے تھے اور پردوں کو بھی ہفتہ وار دھویا جاتا تھا۔
مینیجر نے بتایا کہ آج پردوں کی تبدیلی کا دن تھا، اس لیے کپڑوں کا ڈھیر کچھ زیادہ تھا۔ فاروق ایک بڑے سے ڈھیر کی طرف لپکا اور کپڑے ہٹاتے ہوئے کیتھرائن کو آوازیں دینے لگا۔ دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کرنے لگے۔ کپڑوں کا ڈھیر ہٹا تو ایک چادر میں لپٹی کیتھرائن نظر آ گئی۔ وہ بے ہوش تھی۔ فاروق اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے اوپر کی طرف لپکا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سے میلے کپڑوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی کہ سانس بھی ڈھنگ سے نہیں لے پا رہی تھی۔ فاروق نے باہر لا کر اسے کھلی ہوا میں لٹایا اور اس کے ہاتھ پیروں کی بندشیں کھولنے لگا۔ اس کے منہ میں ٹھوسا کیا کپڑا وہ تہخانے میں ہی نکال چکا تھا۔ اس کی بندشیں کھولنے کے دوران کسی نے کیتھرائن کے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مارنے شروع کر دیے۔ فاروق اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید رنج اور غصے کے تاثرات تھے، چنانچہ کسی اور میں اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ کیتھرائن کو ہاتھ لگا پاتا۔ پھر خواتین میں سے کسی ایک نے ہمت کی اور اس کے تلوے سہلانے لگی۔ کچھ پانی کیتھرائن کے منہ میں بھی ٹپکایا گیا تو بتدریج اس کی حالت میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے کسمسانے لگی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا، وہ بس پہنچتا ہی ہوگا۔ پریشان حال مینیجر نے اطلاع دی اور اس کی اطلاع کے 5-6 منٹ کے بعد ہی ڈاکٹر وہاں موجود تھا۔ ایسا لگتا ہے بہت دیر تک انہیں ڈھنگ سے آکسیجن کی فراہمی نہیں ہوئی، اس لیے اس حال کو پہنچ گئی ہیں، بٹ ڈونٹ یو وری، یہ کچھ دیر میں بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، اگر ضرورت ہو تو انہیں اسپتال شفٹ کر دیتے ڈاکٹر۔ فاروق نے پریشانی سے کہا، میرے حساب سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے ارد گرد ہجوم کم کر دے اور انہیں آرام کرنے دے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ عبدل نے بھی اس کی تائید کی اور کیتھرائن کو ہوٹل کے عملے کے تعاون سے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرہ کھلا اور ہوادار تھا، چھت پر برقی پنکھا بھی موجود تھا۔ اس کے باوجود مینیجر نے ایک اضافی پیڈسٹل فین بھی فراہم کر دیا۔ یہ بے ہوش نہیں ہے، بس میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ گھنٹے آرام سے سوتی رہیں گی تو جلدی ریکور کر لیں گی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر فاروق کو تسلی دی۔ اصل میں فاروق وغیرہ کی کوشش سے وہ ہوش میں تو پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے حواس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ اتنی دیر میلے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی حالت میں آکسیجن کی کمی کے ساتھ رہنا پڑا تو یقینی طور پر اس کے ذہن پر اثر انداز ہوا تھا اور اسے ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ ہمارے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے، اگر آپ ان کے لیے کسی نرس کا انتظام کر دیں تو بہتر ہوگا، فاروق ڈاکٹر سے بولا۔ ویسے تو اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں تو میں نرس کو بھجوا دوں گا، ڈاکٹر نے کہا اور مزید ایک بار پھر کیتھرائن کا معائنہ کرنے اور فاروق کو تسلی دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تم یہاں کیتھی کے پاس رکو اکبر، میں ذرا اڈے کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ فاروق کے ہاتھوں مار کھانے والے بیرے کو عبدل کے آدمی اپنے ساتھ اڈے لے گئے تھے۔ فاروق کو کیتھرائن کی فکر نہ ہوتی تو وہ بیرے کے ساتھ اسی وقت اس کی اس حرکت کا مقصد اگلوا لیتا۔ اب بھی اسے وجہ جاننے کی بے چینی تھی، اس لیے کیتھرائن کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی اس نے اڈے کا رخ کیا۔ نکلنے سے قبل وہ اکبر کو ہدایت دے کر نکلا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کیا قدم اٹھائے۔ ہوٹل میں انہیں عبدل کا مہمان جان کر مینیجر ہر قدم کے لیے تیار تھا۔ اس کے باوجود عبدل اپنے 2 آدمیوں کو چھوڑ گیا تھا کہ حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور کسی ضرورت کے وقت بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آؤ فاروق استاد، میں تمہاری راہ دیکھتا تھا۔ وہ اڈے پہنچا تو عبدل کو اپنا منتظر پایا۔ کہاں ہے وہ سورما؟ کچھ اگلا اس نے یا نہیں؟ سب اگلوا لیا استاد، تم آرام سے تو بیٹھو۔ عبدل نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کسی کو آواز دے کر ٹھنڈا شربت لانے کا حکم دیا۔ کیا بولتا ہے وہ؟ کس کے لیے کام کر رہا تھا؟ فاروق کا دماغ بیرے میں اٹکا ہوا تھا۔ بھاڑے کا ٹٹو ہے سالا، زیادہ کام کی بات نہیں اگلا، بس اتنا بتایا کہ دوپہر میں ایک مونچھوں والا آدمی ہوٹل آیا تھا اور اسی نے اس آدمی کو لنچ کے واسطے سروس دیا تھا۔ کھانا کھا کر اس آدمی نے سندر نام کے اس ویٹر کو موٹی ٹپ دی اور پھر چپکے سے بولا کہ اگر سندر اس کا ایک کام کر دے تو وہ اسے بھاری رقم دے گا۔ سندر یعنی بیرے کی بہن کا اگلے مہینے بیاہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ لالچ میں آ گیا اور تم لوگوں کی غیر موجودگی میں کیتھرائن کو بے ہوش کر کے نیچے تہخانے میں پہنچا دیا۔ وہ بستر کی چادریں اور پردے وغیرہ تبدیل کرنے کے بہانے کیتھرائن کے کمرے میں گھسا تھا اور وہ چادریں وغیرہ میں اسے چھپا کر نیچے پہنچ گیا۔ اس سے کام لینے والے آدمی کا کہنا تھا کہ وہ موقع دے کر خود ہی اس سے لڑکی کو لے جائے گا اور اسی وقت پیسے بھی دے دے گا، لیکن پہلے ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہی کام نہ ہو سکے۔ نہ لڑکی گئی اور نہ اس حرام کے پلے کو روپے ملے، الٹا پیٹ بھر کر مار کھانے کے بعد اپنے آپ پڑا زمین چاٹ رہا ہے۔ سندر کو اس آدمی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی دیپک ہوٹل میں ٹھہرا ہو۔ نہیں، وہ آدمی دیپک ہوٹل میں نہیں ٹھہرا ہوا تھا، نہ ہی سندر اسے کسی اور طرح جانتا ہے۔ ہاں، اس نے حلیہ ضرور بتا دیا ہے۔ عبدل نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سندر کی زبانی سنا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ فاروق کی یادداشت میں اس حلیہ کا کوئی آدمی نہ تھا۔ تم کیا بولتے ہو؟ کون ہے اس کام کے پیچھے؟ عبدل نے پوچھا۔ دشمن تو بہت ہے، لیکن جس طرح کی گری ہوئی حرکت ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مجو کے کسی گرگے کا کام ہے۔ وہی ہے جو انتقام کی دھن میں گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک بولتے استاد،
अपन को भी यही शक है। उधर रब्बन ने सुरैया बानो नामी जिस औरत के लिए कहलवाया था, उसकी तो मेरे आदमी पूरी खबरगिरी कर रहे हैं। मैंने सुरैया बानो के अपनी पनाह में होने का ऐलान भी करवा दिया था, इसलिए उस पर तो हाथ डालने की किसी की हिम्मत हुई नहीं। लेकिन मौका देखकर साले यहाँ वार कर गए। मुझसे भी गलती हुई कि तुम्हारे पीछे होटल में निगरानी का बंदोबस्त नहीं किया, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। जो होना था वो तो हो गया। शुक्र है कि कैथी महफूज रही। अब कल अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो हम बम्बई वापस लौट जाएंगे। पीछे तुम चौकन्ने रहना। इस हरकत से जाहिर है कि दुश्मन ने पीछा नहीं छोड़ा है, बस डर कर दुबक कर बैठ गया है। इस छोकरे का क्या करना है? कौन? वो वेटर सुंदर? हाँ वही। बोलो तो उसे चौक में खड़ा करके डंडे लगवा दे। जाने दो दादा, बेचारा अपनी जरूरत से मजबूर होकर बिक गया था और हाथ भी कुछ नहीं आया। ठीक ठाक मार तो वो पहले ही खा चुका है। तुम ऐसा करना, मेरी तरफ से उसे थोड़ी सी रकम दे देना, अपना इलाज भी करवा लेगा और बहन की शादी में काम भी आ जाएगी। फारूक ने अपनी जेब से निकालकर अच्छी खासी रकम अब्दुल के हाथ पे रखी तो वो हंस पड़ा और बोला, होना आखिर रब्बन के चले। वो भी देखो, अभी गर्म है और अभी नरम पड़ गया। किसके साथ कैसे पेश आएगा समय पर ही पता चलता है। आदमी देखकर अपना बर्ताव करना पड़ता है दादा। हम अपने ऊपर उठने वाले हाथों को तोड़ डालने की ताकत रखते हैं, लेकिन किसी लाचार के साथ ज्यादती करने का सोच भी नहीं सकते। फारूक ने रब्बन का वजह करता सीधा साधा उसूल बयान किया। हमारी दुनिया में सब लोग ऐसा नहीं सोचते। रब्बन ऐसा है, जब भी तो सबसे अलग दिखाई पड़ता है। अब्दुल ने रब्बन की तारीफ की। ये तो तुमने 16 ने ठीक कहा दादा, वो वाकई सबसे जुदा है। उस जैसा तो बस कोई कोई होता होगा। अब्दुल की तायद करते हुए फारूक का दिमाग खुद ही माजी की यादों को खंगालने लग गया था। वो बम्बई में उसका चौथा दिन था। वो कोई 8 रोज कबल अपने घर से निकला था। निकलते वक्त दिमाग पर गुस्सा सवार था, इसलिए तन के कपड़ों में खाली हाथ ही घर से निकल खड़ा हुआ था। जेब में कुछ रकम जरूर मौजूद थी, लेकिन वो कब तक साथ देती। बम्बई आने से कबल वो रास्ते में 1-2 जगह रुकता हुआ आया था। रेल के किराए, रिहाइश और खाने पीने में अच्छी खासी रकम खर्च हो गई थी। चुनाचे जब वो बम्बई पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत थोड़े से पैसे थे। ये पैसे भी कब तक साथ देते। खत्म हो गए और नौबत यह आ गई कि कमरे का किराया देना तो दूर की बात, उसके पास पेट भरने के लिए भी कुछ ना बचा। किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं थी और जिंदगी इतने ऐशो आराम में गुजरी थी कि कभी एक वक्त का खाना भी छोड़ने की नौबत नहीं आई थी। यूँ तो उसने मैट्रिक का इम्तिहान दे रखा था, लेकिन किसी किस्म का कागजी सबूत पास ना था और ना ही इतना तजुर्बा था कि दफ्तरों में चक्कर लगाकर नौकरी के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर पाता। बस कश्मकश के आलम में वक्त गुजारता रहा और जब रकम खत्म हो गई तो खामोशी से होटल का कमरा छोड़कर एक करीबी पार्क में जा बैठा। शाम रात में ढली तो पार्क में वीरानी छाने लगी। अंधेरा, तन्हाई, भूख और बेसरो सामानी। ऐसी सख्त रात फारूक की जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी। उम्र ही कितनी थी। माजी के ऐश याद आए तो आंखों में आंसू आ गए। आंसू बहाते हुए उसने खुद से पूछा कि क्या उसे घर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन खून में जिद थी और साथ ही ये ज़ोंबी कि उसने एक उसूली बात पर घर छोड़ा है, इसलिए वापसी के हक में फैसला ना हो सका। लेकिन यहाँ रहना था तो उस मुफलिसी के आलम में कैसे रहा जाता। वो बेआवाज आंसू बहाता, खुद से उलझता एक बेंच पर सुकड़ा सिमटा पड़ा रहा और खबर भी ना हुई कि वो कुछ बदखसलत लोगों की नज़रों में आ गया है। असल में वो उसे शाम से ही यहाँ बैठा देख रहे थे। उसका लिबास अगरचे मैला था, लेकिन वो गुदड़ी के लाल की तरह चमक रहा था। उजली रंगत, खूबसूरत नक्कुश, उठती जवानी का बांकपन और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बायस नर्मो मुलायम हाथ पैर। वो तो कौमे लूत की वाकयात के लिए तड़ने वाला था। बदखसलत शाम से रात होने तक उस पर घात लगाए बैठे रहे। रात हुई और हर सू सन्नाटे की हुक्मरानी हो गई तो उन्होंने उसे घेर लिया। वो कम उम्र और ना तजुर्बेकार लड़का था। पहले तो उनके तेवर ही ना पहचान सका और यही समझा कि वो मालूमता की खातिर उसके गिर्द जमा हुए हैं। खौफजदा लहजे में उन्हें अपनी बेसरो सामानी से आगाह किया तो वो कह लगाने लगे और फिर उसे आगाह किया कि उन्हें क्या दरकार है। वो बुरी तरह बिदक गया। खिलाफ आदत और तरबियत उन्हें गालियां भी बकी और उल्टे सीधे हाथ पैर भी चलाए, लेकिन उन बदमाशों के टोले के सामने उसकी हैसियत ही क्या थी। उन्होंने मिनटों में उसे बेदस्तो पा कर दिया। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने दिल की गहराइयों से रब को पुकारा। उसके दरबार में उसकी पुकार आएगा नहीं गई और रब्बन किसी रहमत के फरिश्ते की तरह वहां पहुंच गया। उसकी ललकार में शेर की सी गरज थी और बदन बर्फ की तरह लपक झपक कर हरकत करता था। देखते देखते उसने उन तीनों मुस्टंडों का भुरकस निकाल दिया। वो मुकाबला क्या कर पाते। उनके लिए अपनी जानें बचाकर भागना मुश्किल हो गया। उनसे फारिग होकर रब्बन फारूक की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बारिश में भीगे बिल्ली के बच्चे की तरह बेंच पर सुकड़ा सिमटा बैठा था। उसका कई दिन का मैला लिबास गुंडों से हाथापाई में कई जगह से फट गया था। रोशन आंखों और मनमोहनी सूरत वाला फारूक उसी पल रब्बन के दिल पर राज करने लगा।
उसने फौरी तौर पर उससे कुछ न पूछा और उसे अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर गया। गुंडों से होने वाली मुठभेड़ ने फारूक को बेहद खौफजदा कर दिया था। उसका खौफ शायद उसे रब्बन के साथ जाने से रोक भी लेता, लेकिन रब्बन में कोई ऐसी बात थी कि उसने उस पर एतबार कर लिया। ठिकाने पर पहुंचकर रब्बन ने उसके लिए लिबास का इंतजाम करवाया और जब वो नहा धोकर उस साफ सुथरे लिबास में फराहम करदा गर्मा गर्म खाना खाने बैठा तो रब्बन बेसाख्ता ही बोल उठा, तू तो शहजादा है रे, इधर बम्बई की गलियों में कितनी रोलता फिरता है। फारूक की आंखें नम हो गई और निवाला तोड़ता हाथ रुक गया। रब्बन ने उसकी कैफियत को महसूस करके उसको दिलासा दिया और बाइसरार खाना खिलाया। शिकम सिरी के बाद फारूक की पलकें बोझल होने लगी। रब्बन ने उसके लिए सोने का इंतजाम भी करवा दिया। फारूक अंदर से सहमा हुआ था, इसके बावजूद उसे उस रात बहुत गहरी और पुरसुकून नींद आई। दूसरी सुबह उसके लिए हैरत का एक जहां खुल गया। वो जिस बड़े से मकान में मौजूद था वहां भांत भांत के मर्द भरे हुए थे और औरत के वजूद का नामो निशान भी ना था। वो ये देखकर भौचंग कर रह गया कि मर्द सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं, एक दूसरे से दाव पेश लड़ा रहे हैं, चाकू जनी और खंजर जनी की मशक़ें हो रही हैं। उसने ऐसी दुनिया भला कहाँ देखी थी। देखी तो देखता रह गया। इस गहमा गहमी में भी उसकी तरफ से गफलत नहीं बरती गई। एक आदमी लपक झपक उसके पास आया और उसे साफ सुथरे गुसल खाने में पहुंचा दिया। वो ज़रूरियात से फारिग होकर वापस अपने कमरे में आया तो उसे बादामों का हरीरा पेश किया गया। हरीरा बहुत खुश जायका था। सज्जू के हाथ के जायके के इस अवलीन तजुर्बे के बाद भी उसने हमेशा उसके हाथों के खानों को बेहतरीन पाया। बहरहाल वो उसके अड्डे पर पहली सुबह थी। हरीरा पी चुकने के बाद वो काफ़ी देर अपनी जगह तजब्जुब के आलम में बैठा रहा। समझ नहीं आता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। असल में ये बात उसे शुरू से ही समझ नहीं आ रही थी। गुस्से और जज्बात में वो फौरी तौर पर घर से तो निकल गया था, लेकिन उसके जहन में बिल्कुल भी ना था कि घर के बाहर की दुनिया में वो किस तरह अपनी बका की जंग लड़ेगा और क्यों कर अपना गुजारा कर पाएगा। यही कैफियत अब भी थी। रब्बन ने उसे पैगाम भेजकर नाश्ते के लिए बुलवाया तो वो उस बड़े से कमरे का मंजर देखकर हैरान रह गया। साफ सुथरी चांदनियों पर वसी दस्तरखान बिछा हुआ था, जिनके अतराफ वही सब नहाए धोए साफ सुथरे लिबास में बैठे हुए थे, जिन्हें उसने कुछ देर कबल मुख्तलिफ मशगलों में मसरूफ पाया था। कमरे में हर सू खुशबुएं उड़ती फिर रही थीं। अंडे, पराठे, नहारी और सूजी का हलवा दस्तरखान की रौनक बढ़ा रहे थे। बिल्कुल किसी दावत का सा समा था। उसकी आमद पर रब्बन ने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुला लिया। रब्बन के कहने पर उसके दाएं पहलू में बैठते हुए उसने रब्बन के बाएं जाने बैठे गोलू को देखा। वो उस सेहतमंद से बच्चे को इतने मर्दों के दरमियान पाकर हैरान रह गया। ये गुमान भी हुआ कि शायद वो रब्बन का बेटा है। रब्बन उसका ख्याल भी बहुत रख रहा था, लेकिन बच्चे के अंदाज में वो बेतकल्लुफी नहीं थी जो बाप के साथ होनी चाहिए। नाश्ते के दौरान रब्बन ने फारूक का भी बहुत ख्याल रखा और खाने पर इसरार करता रहा। नाश्ता खुश जायका था, लेकिन एक तो फारूक ने रात का खाना भी बहुत ताख़िर से खाया था और सुबह सुबह हरीरा भी पी लिया था, इसलिए बहुत कम खाया। नाश्ते के बाद रब्बन ने कुछ ज़रूरी उमूर निपटाने के बाद उससे दोबारा मुलाकात का इंदिया दिया और वो इंतज़ार का ये वक्त गुजार कर दोबारा रब्बन की खिदमत में पहुंचाया गया तो उस वक्त तक वहाँ की गहमा गहमी बहुत कम हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि बेशतर अफराद मकान से बाहर जा चुके हैं। गोलू अलबत्ता अब भी रब्बन के पहलू में बैठा हुआ था। रब्बन ने पहले तो फारूक से उसका अहवाल दरियाफ्त किया। उसने ज़्यादा तफसील से कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोला कि घर वालों से नाराज़ होकर घर से निकल गया है और वापस घर जाने का इरादा नहीं रखता। रब्बन ने उसे नसीहत की कि अगर घर के हालात बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है तो उसे लौटकर वापस जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है इसकी एक झलक फारूक देख चुका था। फारूक भी इस वाक़े से सहमा हुआ था, लेकिन मिजाज में जिद और अना थी और दिमाग अब भी वापस पलटने के लिए तैयार नहीं था। मालूम था कि वापस जाएगा तो तंजिया निगाहों और कटीले जुमलों का सामना करना पड़ेगा और ये सब बर्दाश्त करना उसके मिजाज का हिस्सा नहीं था। रब्बन ने उसे अपने तौर पर समझाया कि उसमें दुनिया का मुकाबला करने के गुण नहीं है और ख़दशा है कि ये दुनिया उसे निगल लेगी। फारूक सब सुनता रहा, लेकिन ज़ुबान से कुछ न बोला। आखिर रब्बन ने खुद ही मौजू बदल दिया और उसे अपने बारे में आगाह करने लगा। उसने खुलकर फारूक से अपनी दुनिया का तारुफ करवाया और बताया कि माशरे में उन लोगों का क्या मकाम है। फारूक ने अड्डे पाड़े की दुनिया का बस जिक्र ही सुना था और वो भी बहुत सरसरी सा। इस दुनिया को नज़दीक से देखना उसके लिए अनोखा तजुर्बा साबित हुआ। उसी नशिस्त में उसने गोलू के बारे में भी जाना। अपने साथ रब्बन की नेकी का तजुर्बा उसे हो चुका था। गोलू की दास्तान सुनकर मजीद मुतासिर हो गया। सौतेली माँ के मजालिम का शिकार उस बच्चे को रब्बन ने जिस तरह अपने साये में ले लिया था, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता था। ये तो किसी साहिब दिल का ही तर्ज अमल हो सकता था। वो साहिब दिल अगर दादा की गद्दी पर बैठा था और बम्बई का एक अड्डा चलाता था तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था। वो बहुत से नेक नाम लोगों से बेहतर था। फारूक ने लम्हों में फैसला कर लिया।
اسے اب اسی دنیا میں رہنا تھا اور وہ سارے ہنر سیکھنے تھے جو اس دنیا کے باسیوں کے لیے ضروری تھے۔ یہ فیصلہ اس نے رات پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے بھی کیا تھا۔ وہ خود کو اتنا مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی طرف بڑھے تو وہ اسے توڑ سکے۔ ربا نے اسے اپنے فیصلے پر اچھی طرح سوچ بچار کر لینے کے لیے چند دن کی مہلت دی۔ وہ ایک بار فیصلہ کر کے اس پر قائم رہنے کا عادی تھا، چنانچہ مہلت کے بعد بھی فیصلہ وہی رہا اور یوں ربن کے زیر سایہ اس کی تربیت کا آغاز ہوا۔ دوران تربیت اس کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں کی جاتی تھی اور وہ سارے اصول و قواعد اس پر بھی لاگو ہوتے تھے جن کے اڈے کے دیگر افراد پابند تھے، لیکن اس کے علاوہ اسے خصوصی مراعات حاصل تھی۔ ربا نے اسے پہلے دن شہزادہ کہا تھا اور ہمیشہ شہزادوں ہی کی طرح رکھا تھا۔ ہر ہنر میں طاق کر دینے کے باوجود وہ کبھی فاروق کو عملی میدان میں نہیں لایا تھا، اور یوں فاروق اتنے سال اڈے پر رہنے کے باوجود پوری طرح اس دنیا کا باسی نہیں تھا۔ وہ شہزادہ تھا، خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لینے والا شہزادہ، جس کی جڑیں بہرحال اب بھی اپنے اصل میں ہی گڑی ہوئی تھیں، اسی لیے اڈے پر رہتے ہوئے بھی شخصیت کا بانک پن قائم و دائم تھا۔